हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने 1B स्टार्ट की थी, उसके हमने लगभग 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, एक तरह की सीरीज बन रही है कि y के दो शाखाएं, वो एक 4 है एक x है, फिर x की दो शाखाएं 3 और 7। तो हमें x और y का मान पूछा है। तो जो हम यहाँ से पहले निकालेंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि पहले हम एक्स की जो शाखा दे रखी है दोनों में भाई आंकिक मान दे रखे हैं, और जबकि वाई में हमें एक आंकिक मान है और एक चर मान है हमारा, एक चर और एक अचर है। तो जो हमारे अचर वाले पद है उनसे हम एक चर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो यहाँ की वैल्यू आएगी उससे फिर इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जैसे मल्टीप्लाई क्यों होगा, जैसे हम बात करें हमारे पास है 9 लिखा है। 9 को हम कैसे ले सकते हैं? 3 और 3। अगर हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 3 का 3 गुणा करें कितना आएगा हमारा? 9 आएगा। ऐसी हमारी एक एक्स की वैल्यू ऐसी है जिसके दो फैक्टर आ रहे हैं, वो कितने कितने? 3 और 7 है। तो जो एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी? एक्स बार होगा हमारा 3 गुणा 7। इन दोनों को क्या होगा यहाँ पे? गुणा। तो 7 है या 3 सत्ते 21। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y बराबर कितना लिखा हमारा? 4 गुणा x। 4 गुणा x। x की वैल्यू कितने निकाल चुके हैं हम? 21। तो y बराबर 4 गुणा 21। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? y बराबर 84। x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। दोबारा समझ लेते हैं। जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो इन दोनों के गुणा के बराबर होगी, और जो y की वैल्यू है वो इन दोनों के गुणा के बराबर होगी। बस अब हमको ये देखना है कि हम कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों अचर पद हैं, और यहाँ पे उसके बाद निकालेंगे y की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता चल जाएगा तो ये भी अचर हो जाएगा, ये भी अचर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। 18 और 117 का HCF जो है वो 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान याद कीजिए। पहला क्वेश्चन कि हमको m याद करनी है, m याद करनी है। उसके बाद इसमें पूछा साथ ही 18 और 117 का LCM याद कीजिए। इसका LCM और पूछा है। चलो निकालते हैं। पहले हमको निकालेंगे पहले निकालेंगे HCF। तो 18 और 117 का HCF किससे निकालेंगे? हम भागीदारी से निकाल ले रहे हैं। ठीक है, भागीदारी से निकालेंगे तो कितने हो जाएगा? ये 6 बार। 18 के 108। जब 17 में से 8 हैं कितने बचेंगे हमारे? 9। ठीक है, 9 हमारी शेष आ गई। 9 का भाग है कितने में? हम 18 में। कितने बच जाएगा? ये 2 बार। तो जो इसका HCF आया वो कितना हो गया हमारा? HCF बराबर आ गया हमारा 9। चूंकि जो HCF दे रखा है हमें वो किस रूप में दे रखा है हमको? 18m माइनस 117 के रूप में, और HCF कितना हमारा? 9। तो 9 आएगा HCF की जगह पे माइनस 117। माइनस की तरफ से पहुंचे प्लस के 75 कर रहे हैं हम, बराबर 18m। इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? ये 9 7 16 26 126 बराबर 18m। तो ये गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में। 126 × 18 बराबर m।
m बराबर कितना हो जाएगा, ये 18 से कट जाएगा पूरे कितना हो जाएगा 7 बार। m बराबर कितना है हमारा 7। हम m निकाल चुके हैं। अब हमें एलसीएम और ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, अब आज गुणनखंड विधि से निकाल लो। दूसरा तरीका सूत्र से निकाल लो। सूत्र क्या हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, उसी से निकाल लेते हैं हम। तो पहली संख्या, चूंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या कितनी है हमारी 18, दूसरी कितनी है हमारी 117, HCF कितना है हमारा 9, LCM हमको क्या करना है, याद करना है। तो ये गुणा में इधर किस में पहुंचेगा, भाग में। तो 18 गुणा 117 बट्टे 9 बराबर LCM। इसको काट दो, कितनी काटे जाएगा 2 बार। 2 गुणा 117 बराबर LCM। जब 2 गुणा करेंगे 117 कितना आएगा 7 दूनी 14, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 बराबर LCM। तो LCM कितना आएगा इन दोनों का 234। एक बार दोबारा समझ लो, 18 और 117 का जो HCF है वो इस रूप में दे रखा है। तो पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे, कितना आ गया हमारा 9। HCF इस रूप में दे रखा है तो इसलिए 9 लिख लेंगे हम। यहाँ से M की वैल्यू कितनी निकल आई 7, M निकल आया। फिर पूछा LCM। तो LCM के लिए दो तरीके हमारे पास, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, दूसरा है सूत्र लगा के। तो हम सूत्र लगा के निकाल लेते हैं, इससे सरल पड़ेगा हमारा। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या होगी हमारी 18, दूसरी होगी 117, HCF 9 है, LCM ज्ञात करना है। ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 9 से काट दिया 18 2 बार, 2 गुणा 117 234। तो LCM कितना है हमारा 234। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलो सवाल कह रहा है 6 की पावर n, जो क्वेश्चन है 6 की पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जो n की वैल्यू हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या है, उसके लिए क्या ये कभी 0 पर समाप्त हो जाएगी। तो पहले हमें प्राकृत संख्या बताना चाहिए, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को 1A की पहली वीडियो में, कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या जो संख्या गिनने काम आती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं, जैसे 1 2 3 4। तो हम 6 की पावर वही रखेंगे, पहले n बराबर 1 रख के देखेंगे, n बराबर 2 रख के देखेंगे, n बराबर 3 रख के देखेंगे, बस 3 4 रख के देख लेंगे। अगर उससे 0 आता है तो ठीक है, वरना कह देंगे 0 नहीं आएगा। तो n बराबर 1 रखने पर, जैसे ही n बराबर 1 रखेंगे, 6 की घात कितनी बनी हमारी 1, और 6 की घात 1 कितना होता है 6। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक है वो कितना आ रहा है, इसमें एक ही अंक है इकाई का, वो भी कितना है 6, हमारा 0 नहीं आया है। तो अब रखेंगे हम एक और, इसको समीकरण नंबर x, समीकरण x में, समीकरण x में n बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे तब क्या आएगा 6 की घात 2, और 6 की घात 2 कितना होता है, या तो इसको ऐसे ले दो 6 गुणा 6 36। इसका भी इकाई अंक कितने पर आ रहा है 6 पर आ रहा है। n बराबर 3 रखिए, देख लो समीकरण x में n बराबर 3 रखने पर 6 की घात 3 आ जाएगा। 6 की घात 3 मतलब क्या है 6 गुणा 6 गुणा
6। तो 6 गुणा करेंगे 6 में 36 आएगा, और 36 का 6 में करेंगे कितना आएगा 216। यहाँ भी 6 आ रहा है इकाई अंक, यहाँ भी 6 आ रहा है इकाई अंक, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। n बराबर 4 और रख के दे लेते हैं। चलो लास्ट समीकरण x में n बराबर 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा 6 की घात 4, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। इनको गुणा करके कितना आएगा, यहाँ तक आ रहा है हमारा 216। 216 में 6 गुणा कर लो तो 216 गुणा 6, 36 9 12, 1296। तो इससे सिद्ध होता है कि n की वैल्यू हम कुछ भी रख लें, 1 रखा तब भी 6 पे खत्म हो रहा है, ये 2 रखा तब भी 6 पे, 3 रखा तब भी 6 पे, 4 रखा तब भी 6 पे, 5 रखेंगे तब भी 6 पे, 6 रखेंगे तब भी 6 पे ही इसका अंक जो समाप्त होगा। तो लिख देंगे हम कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n का 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। क्लियर है? हमने n बराबर 1 रखा, हमेशा रखेंगे प्राकृत संख्या ही हम। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3, फिर 4। 4 काफी है, आगे बढ़ा तो बढ़ा लेना, वैसे इतना काफी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके पे। 2 क्वेश्चन है इसमें, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और एक क्वेश्चन दूसरा हमारा ये, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। दोनों भाज्य संख्या है, क्यों? मतलब इतनी ये एक भाज्य संख्या है और ये एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्यों है ये बतानी है हमें। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाज्य है या अभाज्य है। तो पहले क्वेश्चन के लिए आते हैं हम। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, हमें यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 13 दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13 है। दोनों में से हमने 13 ले लिया कॉमन। जैसे ही 13 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस 1। इतना छोड़ दो, इससे आगे कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। अब ये भाज्य संख्या क्यों है ये बतानी है हमें। तो देखो, भाज्य संख्या मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। भाज्य संख्या होती कौन कौन सी है, वे संख्या, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त या तो एक से भाग जाए या स्वयं इनके अलावा किसी और संख्या से भाग चला जाए, वो भाज्य संख्या होती हैं। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 15 ले लिया मैंने, 15 के मैंने फैक्टर किए, तो 15 फैक्टर कितने हो जाएंगे मेरे, 5 या 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। पता है 15 हमारी क्या संख्या, भाज्य संख्या है। क्यों है, इसमें 3 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। तो अगर इसमें गुणा चिन्ह लग गया तो कैसी होगी, हमारी भाज्य संख्या हो गई। लेकिन 11 है हमारी, 11 में कैसे लिखेंगे हम, 1 गुणा 11, ये तो केवल 1 से आएगी, और किससे आएगी, केवल 11 से आ रही है और किसी संख्या से जा नहीं रही है। लेकिन जो 15 है, 15 में 3 और 5 इन दोनों से आ रही है, तो ये कैसी होगी, हमारी भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार कोष्ठक मतलब कॉमन का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है एक तरह से। तो यहाँ पे 13 का गुणा इस संख्या में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है
कि इस संख्या में 13 का भी भाग जाएगा और इस संख्या का भी भाग जाएगा। तो ये कैसी संख्या होगी हमारी? भाज्य होगी। चलो ले लेंगे, अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। अब क्यों इसका रीजन देंगे? क्योंकि 13 ब्रैकेट में 7 गुणा 11 प्लस 1 में 13 का भाग चला जाएगा, और अगर इसमें 13 का भाग चला जाएगा तो ये कैसी संख्या होगी हमारी? भाज्य संख्या होगी। ऐसे क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसमें से कुछ कॉमन है? कॉमन है, कितना कॉमन है? 5। 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी है, तो हमने लिया 5 कॉमन। यहाँ कितना था? 7, 6, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और प्लस के 1। अब इसको गुणा करने की हमें जरूरत है नहीं है, यही भाज्य संख्या बिल्कुल ये वाली कंडीशन होने की। देखो एक संख्या ये पूरी कोष्ठक वाली होगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी? बाहर वाली। तो यहाँ लिख देंगे अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 5 7 6 5 फिर 5 4 3 2 1 प्लस 1 में इसमें कितने भाग जा रहा है? यहाँ पे 5 का, तो 5 का भाग चला जाएगा। तो भाज्य संख्या समझ में आ गई कैसे होगी? भाज्य संख्या में इन संख्या के फैक्टर करने हैं और उसमें से किसी एक संख्या का भाग चला जाए तो क्या संख्या होगी हमारी? भाज्य संख्या होगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल यह है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान में चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को लग रहे हैं कितने? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान ली चलो ये हमारे एक वृत्ताकार पथ है। यहां से रवि और सोनिया दोनों इकट्ठे चलते हैं एक साथ। यहां से सोनिया इधर आ रही है और रवि भी किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। रवि और ये सोनिया। एक ही समय पर चलते हैं दोनों ये। तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जो सोनिया है वो एक चक्कर कितने मिनट में काट रही है? 18 मिनट में लगा रही है ये। और ये कितने लगा रहा है? 12 मिनट में। मतलब रवि तेज है, सोनिया कैसी है? थोड़ी धीमी है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि एक ही समय पर कोई चीज स्टार्ट हो और वो पुनः कब मिलेंगे, जैसे घड़ी है, घड़ी के जो पेंडुलम होता है वो किसी 12 सेकंड बाद या 18 सेकंड में बजता है, तो पुनः कितने सेकंड में इकट्ठे बजाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लासा। तो हमें क्या करना है? इसमें 12 और 18 का क्या निकालेंगे? हम लासा निकालेंगे। पहले लासा कैसे निकलेंगे? लासा की दो विधि होती हैं। एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है भाग विधि। तो भाग विधि से कर ले रहे हैं 12 और 18। 2 से डिवाइड करेंगे हम, 6 बार जाएगा 9 बार, फिर 2 से 3 बार 9 बार, फिर 1 और 3, फिर 1 और 1। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इन दोनों कर लो गुणा। 2 दूनी 4, 4 12, 12 3
36 मिनट। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। जब भी क्वेश्चन कहे कि 2 लोग या 3 लोग हैं, एक स्थान से चल रहे हैं और उनमें कुछ अंतर है, ये 18 मिनट में चल रहा है, ये 12 मिनट में चल रहा है, और ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो उसके लिए हमेशा लासा निकालना होता है। लासा कितना आ गया, इसका 36 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि सोनिया और रवि ये दोनों जब मिलेंगे तो कब मिलेंगे, ये 36 मिनट बाद मिलेंगे, जब दोनों बराबर बराबर दौड़ लगा रहे होंगे तब। तो आपकी 1B एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इसके जो 12, 13, 14 क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होंगे, कर लेना। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इनकी वीडियो